नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम इंटरपोल से जुड़ी जानकारी देंगे। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस की तरह काम करती है। इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तमाम देशों के साथ तालमेल करती है और इसकी अपनी संस्था में भी तकरीबन हर देश के लोग काम करते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। 195 देश इसके सदस्य हैं। इंटरपोल के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इसकी एग्जीक्यूटिव असेंबली में 19 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और डेलीगेट्स शामिल होते हैं। जिस तरह दुनिया और तकनीकी बदली है और उसी के हिसाब से इंटरपोल का काम भी बदला है। इसके कामों में सीमा से लेकर तस्करी, फ्रॉड, डिजिटल अपराध, बहुत सी चीजें इसके काम में शामिल हैं, जो कि ये सदस्य देशों के साथ सहयोग लेकर करता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो अगर आपका भी इंटरपोल से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। परमानंद जी कानूनी पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे। एक बार विषय की जानकारी फिर से मैं दे देती हूँ। इंटरपोल से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012061279670, 012061279668। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और परमानंद जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि आखिर इंटरपोल है क्या। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आपने शुरू में ही बता दिया कि ये एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें अब तो पहले 195 थे, अब 196 देश शामिल हो गए पूरी दुनिया में। तो इन देशों के बीच में कोई भी अपराध मान लीजिए होता है बड़ा, और उसके बीच में समन्वय स्थापित करना और दो देशों के बीच में किसी तरह से इस क्राइम को रोकना, अपराध को रोकने का काम जो है इंटरपोल करता है। मान लीजिए किसी देश में कोई घटना हो गई और उस घटना का जो कारक है, जो उसने उस कृत्य को किया है और वो निकल करके कहीं बाहर चला जाता है, तो उसमें उस देश का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका जो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, उसका क्षेत्र का क्षेत्र बदल जाता है। और उस कार्य क्षेत्र के बदलने के कारण हम इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हैं और वह जाकर के दूसरे देशों में जो सदस्य देश हैं उन सारे देशों में उनका पता लगाता है कि किस तरह का क्राइम किया गया है और इस क्राइम को पता करने वाले के बारे में पता लगाया जाए कि वहाँ क्यों छिपा हुआ है, कैसे छिपा हुआ है, क्या कर रहा है। और ये कई बार ये सूचना भी देता है कि किस ढंग की क्राइम होने की संभावना किस देश में है और कब कई आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, कब किसी के बारे में डिजिटल क्राइम हो सकता है, कब ऐसी स्थिति है कि साइबर क्राइम जिसको आप कह रहे हैं कि साइबर क्राइम कर सकता है, ठगी और बेईमानी कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस जैसे होते हैं। मान लीजिए किसी देश का पैसा हुआ और उठा करके किसी देश से रख दिया गया है, तो इन सारी चीजों का पता लगाने का काम और उसकी पूर्ण जानकारी लेने का काम और उसकी सूचना उस देश पर जिसने उससे मांगा है देने का काम इंटरपोल की जिम्मेदारी होता है। जी बिल्कुल परमानंद जी। परमानंद जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इंटरपोल की स्थापना क्यों की गई है और इस संस्था का मकसद आखिर क्या कुछ है। जी देखिए, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1923 में की गई। इसका मुख्यालय जैसे कि आपने बताया कि वो लियोन में है, वो फ्रांस में है। फ्रांस का वो लियोन शहर जो है वो एक तीसरा बड़ा शहर है उस देश का, और वो ये इसकी स्थापना की जरूरत पड़ी कि ये 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 18 तक चला था और 1918 के बाद दुनिया के तमाम देशों में ये अनुभव किया जाने लगा कि एक क्राइम का क्षेत्र जो है, क्राइम के रूप बदल गए हैं, क्राइम के एरिया बदल गया है। एक देश से दूसरे देश से लोग भाग जा करके और क्राइम को छिपा लेते हैं। सबसे एक तरह से क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए
ये उस समय प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उसके बारे में सोच रहे हैं। तभी जाकर के दुनिया के कई देशों ने मिलकर के, उस समय 56 देश थे, उन देशों ने लियोन में ये बैठक करके कहा कि नहीं, ये इस तरह से इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन गठित किया जाना चाहिए जो सदस्य देशों के बीच में एक तरह का समन्वय स्थापित करेगा। और इस समन्वय का उद्देश्य ये होगा कि ये बताएगा कि कहाँ क्राइम होने की संभावना है, कहाँ क्राइम हुआ है और कैसे इसको रोका जाए। बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरपोल कैसे काम करता है? अब इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका तो यही है कि मान लीजिए कहीं किसी देश में कोई घटना होती है तो इस देश की जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सूचना दे कि देखिए हमारे देश में, जैसे हिंदुस्तान में 2-3 घटनाएं आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मेहुल चौक से था, मेहुल चौक से यहाँ इस देश में फ्रॉड करके और किसी दूसरे देश में चले गए। अब वो मेहुल चौकसी के बारे में जानकारी दी गई तो यहाँ के दूसरे देश में छिपे होने के कारण भारत की पुलिस उनको कोई काम उनके खिलाफ नहीं करती, तो वह क्या किया कि वहां से निकल करके किसी दूसरे में चला गया। तो ये इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की उसमें मदद दी गई और इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि ये व्यक्ति यहाँ क्राइम करने के बाद उस देश में छिपा हुआ है। अब ये एक घटना है, हालांकि वो बात में करते हैं कि वो रेड को उससे रेड अलर्ट हटा लिया गया है, लेकिन जैसे एक और घटना है आपको बताएं तो कोई आतंकवादी घटना में जो व्यक्ति हो, जैसे ISIS की घटनाएं होती हैं। इस देश में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कि इस देश के पूरी दुनिया के तमाम देशों में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहाँ के आतंकवादी एक देश में क्राइम करते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। अब या तो कोई हेटरेट क्राइम करता, हेटरेट स्पीच देता है, हेट स्पीच करने वाले में जैसे यहाँ जाकिर नायक के बारे में आप देखिए, उनका एक स्थिति है कि वो यहाँ पर एक हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में एक तरह का वो लगा दिया गया कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। भारत ने भी इस चीज को किया, तो अब इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वो मालूम है कि कहाँ वो छिपा हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन वो देश में चूंकि इन देशों के लोग गिरफ्तारी नहीं कर सकते, इस नाते इन देशों के लोगों ने उस देश से रिक्वेस्ट किया है और ये उन्होंने प्रार्थना किया है कि आप देखिए इस व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने से बचाएं, और जाहिर है कि इसके बाद बहुत सारी चीजें उसने रोक दी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जानकारी इकट्ठा करना, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद जो शिकायतकर्ता देश है उसको ये जानकारी देना और उसको किस तरह से वापस ले आया जा सकता है और किस तरह से इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, ये सारा काम इंटरपोल करता है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी समझाइए कि इसमें कई तरह के नोटिसेस बताए गए हैं। ब्लू नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस है, येलो नोटिस है, ये क्या कुछ होता है और कब ये जारी किया जाता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये नोटिसेस है। वास्तव में इंटरपोल के नोटिसेस रंगों के आधार पर ये दिए गए हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लैक नोटिस, येलो नोटिस, ये सारी तरह के इनके थोड़े थोड़े अंतर हो जाते हैं कि किस ढंग का नोटिस क्या किस चीज के लिए जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 7 तरह के रंग, सतरंगी कहते हैं, सतरंगी दुनिया है, तो 7 रंगों वाले नोटिस जो है इंटरपोल जारी करता है। एक 8वें तरह का नोटिस होता है, वो उस नोटिस को जारी करने का उद्देश्य होता है कि वो यूनाइटेड नेशंस असेंबली जो है इस चीज को जारी करती है, उसके रिक्वेस्ट पर वो नोटिस जारी किया जाता है, उसको रंग से नहीं माना गया। लेकिन ये जो 7 रंग है, उन 7 रंगों के आधार पर ये नोटिस जारी करने का काम इंटरपोल करता है। इंटरपोल का जारी करने का काम जैसे ब्लू का नोटिस या जैसे रेड नोटिस करने का मतलब ये होता है कि आपको वो जानकारी प्राप्त की जाए कि वो व्यक्ति कहाँ छिपा हुआ है और कैसे उसके बारे में जानकारी दी जाए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना, ये रेड कॉर्नर नोटिस में ही ये पता चलता है। ये उद्देश्य इसका इंटरपोल का है। जी परमानंद जी, आपने कई नोटिस के बारे में बताया, लेकिन विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे कि ये ब्लैक नोटिस क्या होता है और किन परिस्थितियों में ये जारी किया जाता है? देखिए, ब्लैक नोटिस तो जैसे कोई व्यक्ति कहीं मान लीजिए मरा हुआ पाया गया है ढंग से,
और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो अज्ञात जो शव होते हैं उनकी जानकारी के प्राप्त करने के लिए ये इंटरपोल को ये सूचना दी जाती है और इंटरपोल ऐसे व्यक्ति का पता लगाता है कि ये किस व्यक्ति का शव है। ये जानकारी उससे प्राप्त की जाती है। ये काम जो है ये इंटरपोल का है और इंटरपोल उस देश के बारे में सूचना देता है। एक बात और खास तौर पर जानना आवश्यक है, इंटरपोल किसी भी तरह की जानकारी केवल इकट्ठा कर सकता है, इंटरपोल को किसी की गिरफ्तारी का अधिकार नहीं प्राप्त है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अगर ये इंटरपोल ने यह सूचना दिया कि ये व्यक्ति संभावित आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और उसको गिरफ्तार किया जाए, तो ये जानकारी वो नहीं कर सकता है। ये उस देश को सूचना देगा और देश दूसरे देश को सूचना देगा कि देखिए ये व्यक्ति हमारे देश में वांछित है और इसकी गिरफ्तारी करके हमारे यहाँ पहुंचाया जाना चाहिए। तब वो उसको वहां पर एक्स्ट्राडाइट करते हैं और उसको वहां पर बुलाते हैं। ये स्थिति आती है तो ऐसे व्यक्ति के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इंटरपोल को कहिए कि आपको कोई घटना हुई है किसी देश में और वहां जाकर के आप उसको गिरफ्तार कर लें, तो गिरफ्तारी का अधिकार इंटरपोल को नहीं है। ये एकदम पूरी तरह से साफ होना चाहिए, क्लियर है। तो हेलो जो जी कहिए सर। नहीं, जो ब्लैक नोटिस है, ब्लैक नोटिस में बहुत सारे अज्ञात घटनाएं होती हैं। अब आप देखिए कि आजकल एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात चलने लगी है। जैसे तमाम देशों की लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने लगी है। आप यह देखिए हिंदुस्तान में भी या नेपाल से भी बहुत सारी लड़कियों को ले जाकर के अरब देशों में और दुनिया के देशों में ले आया जाता है। तो वो वहां पर ले जाते हैं और ले जाने के बाद क्या स्थिति आती है कि उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उनके बारे में जानकारी ली जाए। तो ये काम केवल इंटरपोल का है कि वो ले बताते हैं कि देखिए इस लड़की की शिनाख्त है। और यहाँ कई बार उन लड़कियों को, उन बच्चों को, आपने देखा होगा फिल्म अभी केरला स्टोरी आई थी, उसमें ये बताया गया है कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त तमाम लड़कियों की हत्या कर दी जाती है और उनके साथ हत्या और बलात्कार की घटनाएं आम हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये काम ब्लैक नोटिस के जारी किया जाता है कि जिससे वो पता लगाया जा सके कि किस लड़की का, किस व्यक्ति का वह शव है, जिससे उसको पहचान करके उस देश को बताया जाए। बिल्कुल परमानंद जी, अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग नोटिस रंग के आधार पर दिए गए हैं कि जब किस परिस्थिति में किस नोटिस का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल है, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी आप समझाइए कि अगर कोई व्यक्ति बाहर विदेश में रह रहा है और उसकी जानकारी, उसकी लोकेशन, उसके घर का पता या किसी भी तरीके की उससे जुड़ी हुई जानकारी पिछली पुरानी है और उसने अब आगे आने वाले वक्त में घर की लोकेशन, अपने फोन नंबर्स या अपने रहने की सारी जगहों को, पते को बदल दिया है, तो फिर उस इंसान का पता कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम है। अगर मान लीजिए किसी ने, सामान्य तौर पर ये कोई नई बात नहीं है कि एक क्रिमिनल जो होता है कहीं अपराध करने के बाद छिप जाता है। आप देखते होंगे कि 10 साल 15 साल बाद कई व्यक्ति क्राइम किसी भी जिले में करते हैं और कहीं करते हैं और फिर वो कलकत्ता, मुंबई या दिल्ली में आके छिप जाते हैं। जो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, वो विदेश में चले जाते हैं और फिर उनको वहां से कई बार ले आना मुश्किल हो जाता है। तो उनके बारे में इंटरपोल को जानकारी तो यही दिया जाता है, इसी नाते किया जाता है कि आप इस व्यक्ति के बारे में पता लगाएं कि ये कहाँ और किस देश में छिपा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये वांटेड है और जब वो व्यक्ति वांटेड है तो उसके बारे में जानकारी हमको दी जाए, जिससे जब पता हमको चल जाएगा तो उस पता लगने के बाद हम उसको अपने देश में लाएंगे, फिर उसको अपने देश के अनुसार उसको दंड देंगे, उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। तो ये सबसे जरूरी बात होती है कि उस व्यक्ति का नाम पता तो आए दिन वो बदलते रहते हैं। कोई भी क्रिमिनल होता है, अपराधी होता, आतंकवादी होता है, तो वहाँ अपना नाम पता बदल जाए। दिल्ली में जैसे हुआ, जैसे लाल किला का कांड हुआ, उसमें आप पता आते हैं, कहीं नहीं पता मिलता है कि वो कहाँ चले गए। उनके बारे में खोजबीन करना, पता करना, ये पुलिस का काम होता है और उसके लिए उनको एक्सपर्टाइज उसमें होता है, वो विशेषज्ञता हासिल होती है कि इस तरह से उनको पता लगाया जा सके। ये काम इंटरपोल को ज्यादा जानकारी इससे, वो डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद वो उसको धीरे धीरे उस चीज को करते हैं कि उसको पकड़ा जाए। जी बिल्कुल। परमानंद जी, इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस, ये क्या कुछ है और इसे कब जारी किया जाता है? जी देखिए, मैंने कहा ना कि 7 रंग होते हैं,
7 रंग के साथ ये 8वां नोटिस जो है, ये विशेष नोटिस जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये व्यक्ति कोई ऐसा, मान लीजिए कोई संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, जिसको संयुक्त राष्ट्र खुद इस चीज को अगर नोटिस जारी करे, और संयुक्त राष्ट्र में ही इस चीज की पता चल जाना चाहिए कि जैसे ISIS है या अलकायदा है या और भी किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में संयुक्त वो एक देश से संबंधित नहीं होते हैं। वो उनका अलकायदा का संबंध एक देश में नहीं है बल्कि कई देशों में है। उन देशों में इनके लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज को जारी करता है और वो नोटिस इंटरपोल को देता है। तो ये नोटिस 8वीं नोटिस होती है, जो विशेष किस्म की नोटिस होती है। ये यूनिक नोटिस इसको कहते हैं, और ये समझ लीजिए कि ऐसे नोटिस है कि जिसके बारे में पता लगा करके कि इस व्यक्ति का इस संगठन से इसका ताल्लुक है, इस संबंध से इससे इसका संबंध है, और इसके बारे में जानकारी ली जाए। इनकी गतिविधियां कहाँ कहाँ पर होती हैं, किस किस ढंग से होती हैं, कहाँ कहाँ इनका केंद्र है, ये सारी चीजें, और संभावित इनके हमले के क्षेत्र क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो विशेष नोटिस में ही इसका पता लग सकता है। जी परमानंद जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि ये तमाम अलग अलग रंगों के जो नोटिसेज हैं, जब इन्हें जारी किया जाता है तो इंटरपोल किसी तरह से किसी समय सीमा को बांधता है कि इस समय सीमा के अंदर इस व्यक्ति का पता लगाना है, या फिर कोई कार्रवाई आगे की जानी है तो कितना वक्त उसमें दिया जाता है? कोई समय सीमा बांधी हुई है इंटरपोल की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? जी, ऐसे तो समय सीमा होनी चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर कोई ऐसी समय सीमा नहीं है जिसके अंतर्गत वो दे दें। उनका कहना है कि हम इसको खोल ले रहे हैं क्योंकि आप क्रिमिनल के बारे में ये तुरंत समय सीमा बांध करके कि आप इधर 24 घंटे में या 3 महीने के भीतर में आप इसका पता लगा लें, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए वो उनको एक सतत प्रयास करना पड़ता है। तमाम देशों में इस चीज की उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, और उन सारे देशों से जानकारी इकट्ठा करने में उनको समय लग सकता है। इस नाते इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बांधी गई है, लेकिन ये तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि अतिशीघ्र इसकी जानकारी दी जाए, जिससे कि हमारी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अन्यथा मान लीजिए कोई घटना हुई और उसको 10 वर्ष बाद उसका पता चलता है, तो पूरा वेरी पर्पज जो है उसका सब पूरा उद्देश्य ही जो है विफल हो जाता है। इसलिए ये मान के चला जाता है कि अत्यंत कम समय में उसकी जानकारी वो देंगे, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी परमानंद जी, कई नोटिसेज हैं अलग अलग तरीके के। इन नोटिसेज में अगर कोई एक नोटिस ऐसा जानना चाहे कि जो सबसे ज्यादा कठिन माना जाता हो और जिसके लागू होने पर या जिसके देने के बाद उस व्यक्ति की समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हो? देखिए, मेरी समझ से तो सबसे ज्यादा कठिन नोटिस जो है रेड कॉर्नर नोटिस है। रेड कॉर्नर नोटिस में एक तरह का ऐसी सूचना दिया जाता है, एक तरह का लाल निशान लग गया है कि उस व्यक्ति के बारे में अतिशीघ्र पता लगाया जाए और उसके बारे में ये बताया जाए कि ये किस ढंग से क्राइम में लिप्त रहा है और कैसे इसने काम किया है, और कैसे ये भाग करके इस देश से जहां क्राइम किया है उस क्राइम को करने के बाद वो दूसरे देश में कैसे भाग करके और कहाँ वो रह रहा है, इसकी पूरी जानकारी जो है इंटरपोल को इकट्ठा करना पड़ता है। इस नाते सबसे कठिन नोटिस की बात जानकारी जो है और सबसे महत्वपूर्ण नोटिस वो है, वो रेड कॉर्नर नोटिस ही कही जा सकती है और कोई दूसरी। बिल्कुल। परमानंद जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे जाते जाते कि इंटरपोल से किस तरह से देश कनेक्टेड रहते हैं, किस तरह की प्रक्रिया चलती है जिसे इंटरपोल फॉलो करता है, और तमाम तरीके के 195 देशों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से इंटरपोल से हर रोज की प्रक्रिया की अगर अपडेट लेनी हो या फिर किस तरह से कहां पर क्या काम चल रहा है इसकी जानकारी प्राप्त करनी हो तो इंटरपोल से किस तरह से कनेक्टेड रहना पड़ता है? जो सदस्य देश होते हैं उन सदस्य देशों को जब वो नोटिस जारी करवाते हैं तो उनको दिन प्रतिदिन ये 24 घंटे का काम है, 24/7 जो वो कहते हैं कि उनका कार्यालय 24/7 चलता है। और अब केवल लियोन में ही ये स्थिति नहीं रह गई है, अब तो ये कई देशों में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में बैंकॉक में इनका दफ्तर है, तो जहां पर ये पूरी जानकारी को देते हैं और सतत जानकारी प्रदान करते रहते हैं कि क्या हमारी प्रगति हुई है, कहां तक हम बढ़ चुके हैं और किस हद तक हमको इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। भारत की बात की जाए सर, तो भारत की बात की जाए तो हाँ, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में मान लीजिए उसकी जानकारी होती है तो इसका एशिया का दफ्तर है बैंकॉक में। बैंकॉक में
और इसका दफ्तर है बैंकॉक के दफ्तर से हमको सतत 24 घंटे जानकारी मिलती रहती है और भारत की पुलिस से उसका डायरेक्ट संबंध होता है। जो जैसे ही किसी तरह की सूचना मिलती हो और अगर वहां से सूचना नहीं मिलती है तो आप मुख्यालय लियोन से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे इसकी जानकारी दी जाती है। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि एक बार आपको सूचना मिल जाए और आप आराम दे फरमाने लगे। ये इसका काम ये होता है लगातार आप इसके बारे में जानकारी देते रहिए कि कैसे घटना हुई है और कैसे कहाँ से पकड़ा जा सकता है और कहाँ ये व्यक्ति छिपा हुआ है। बिल्कुल, इतनी तमाम जानकारी और बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए परमानंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, अपना वक्त दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।